आपका हमारे वीडियो में फिर स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में माइटोसिस और मियोसिस के कुछ इंट्रोडक्शन को आपके सामने डिस्कस किया था। अब उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस और उन स्टेजेस के दौरान क्या क्या इवेंट्स जो है वो संपन्न होते हैं, उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, माइटोटिक जो सेल डिवीजन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। अब इसे क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जब माइटोसिस में कोई मदर सेल जब डिवाइड करती है, माइटोसिस में जब किसी मदर वेजिटेटिव सेल का डिवीजन होता है तो उससे दो नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो दो नए बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं, इनमें क्रोमोसोम की जो नंबर है, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो उतनी ही होती है जितनी कि इस मदर सेल के न्यूक्लियस में होती है। ठीक है ना? देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन ऑफ दिस मदर सेल। देयरफॉर द माइटोसिस or mitotic division is also called equational division because these two daughter cells will have the equal number of chromosome as that of the mother cell। तो इसलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब ये जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस दो स्टेजेस में पूरी होती है। नंबर 1 स्टेज इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस और नंबर 2 सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो न्यूक्लियस का यानी केंद्रक का विभाजन है। यानी कैरियोकाइनेसिस की स्टेज में, सब स्टेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, केंद्रक का डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है तब फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य का डिवीजन होता है और फिर उस तरीके से एक मदर सेल जो है वो पूरी तरीके से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो एज सच माइटोसिस की दो सब स्टेजेस होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, यानी अगर किसी मदर सेल को डिवाइड होना होगा तो पहले उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कहने का मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस संपन्न होती है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की जो स्टेज है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब आइए एक एक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सब स्टेजेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले बात तो हम लोग इस कैरियोकाइनेसिस को यहाँ पर टेक ओवर करेंगे। तो ये जो यहाँ पर फिगर बना है, इस फिगर में हमने यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस दिखा रखा है। तो जब कभी भी इस कोई भी मदर सेल जब इस माइटोटिक सेल डिवीजन को जाती है तो आपको पहले ही मैंने बताया कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवीजन होता है और एक ही सेल में एक वक्त दो नए डॉटर न्यूक्लियाई का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन के समय यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन उसको तो आपने कैरियोकाइनेसिस कहा। न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है उसकी भी अपनी 4 सब स्टेजेस होती है। यानी कि माइटोसिस की अपनी 2 स्टेजेस हो गई, नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस और नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस होगी तो कैरियोकाइनेसिस फिर फर्दर 4 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होती हैं। इन चारों सब स्टेजेस के पूरा होने के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है और एक जो मदर न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में उसका डिवीजन हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस की जो चारों सब स्टेजेस हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली नंबर ए सब स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज, दूसरे वाली को कहते हैं मेटाफेज, तीसरे वाली को कहते हैं एनाफेज और चौथी वाली को हम लोग कहते हैं टीलोफेज। प्रोफेज को हिंदी में पूर्वावस्था कहा जाता है, मेटाफेज को हम लोग मध्यावस्था कहते हैं, एनाफेज को हम लोग पश्चावस्था कहते हैं और टीलोफेज को हम लोग अंत्यावस्था कहते हैं। तो जब ये चारों स्टेज पूरी हो जाती है तो कहीं जाकर के ये कैरियोकाइनेसिस जो है वो पूरी होती है। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स बाय दीज 4 सब स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब एक एक करके इन चारों सब स्टेजेस को हम लोग इन ब्रीफ समझते हैं क्या होता है। देखिए,
जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले उसकी ये जो पहली सब स्टेज है प्रोफेज वो चलेगी। तो प्रोफेज में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, पहली बात तो उस न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और उस न्यूक्लियस का आकार बढ़ जाता है, काफी बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अब जो हाइट में थोड़ा सा छोटे और थिक यानी मोटे हो जाते हैं। पहले वो लंबे और पतले थे, अब साइज में थोड़ा सा छोटे हो गए और थिक यानी मोटे हो गए और फिर ये क्लियरली विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम हमको। पहले तो ये क्रोमेटिन रेटिकुलम उस नेटवर्क में जो है वो थे, अब ये क्लियरली हमको विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाना, फिर क्रोमोसोम का साइज जो है वो शॉर्ट और थिक हो जाना, ये दूसरा इवेंट है। फिर तीसरा इवेंट ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसरप्शन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्क कलर बॉडी प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसको कहते हैं। तो इस न्यूक्लियोलस का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो 4 इवेंट प्रोफेज में होती हैं। पहला तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम का बढ़ जाना, दूसरा क्रोमोसोम का क्रोमेटिन रेटिकुलम से सेपरेट होकर के शॉर्ट और थिक हो जाना और क्लियरली विजिबल हो जाना, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाना और उसके बाद न्यूक्लियोलस का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाना। ये 4 इवेंट्स जो है वो प्रोफेज में होते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेज है जो कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की जो दूसरी सब स्टेज है, इट इज कॉल्ड मेटाफेज, इसको हिंदी में मध्यावस्था कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ये क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमेटिन रेटिकुलम से अलग हो गए, शॉर्ट और थिक हो गए, ये जा करके इस न्यूक्लियस के इक्वेटर पर बीचों बीच जा करके यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। सभी क्रोमोसोम जा करके उस न्यूक्लियस के इक्वेटोरियल रीजन पर, क्योंकि एकदम बीच का हिस्सा है न्यूक्लियस का, यहाँ पर जाकर के असेंबल हो जाते हैं ये सारे क्रोमोसोम्स। ये कुछ इस तरीके से असेंबल, अब देखिए हर क्रोमोसोम का जो ये बीच का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम की ये जो 2 आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, इनको कहा जाता है क्रोमैटिड्स, दीज आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स जो है वो यहाँ बीच में इस राउंडेड बॉडी के थ्रू आपस में जुड़ी हुई है और इस राउंडेड बॉडी को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जब क्रोमोसोम जाकर के न्यूक्लियस के इक्वेटर पर जो है वो असेंबल होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, तो होगा ये कि ये कुछ इस तरीके से असेंबल होते हैं कि इनके क्रोमैटिड्स जो है वो न्यूक्लियस के अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ होते हैं और इनके जो सेंट्रोमियर हैं दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स दिस इक्वेटर, ये सेंटर पॉइंट की तरफ पॉइंटेड होते हैं इनके सेंट्रोमियर, और इनके जो आर्म्स हैं जिसको आप क्रोमैटिड्स कह रहे हो, दे आर पॉइंटेड या ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। फिर होता यह है कि ये जो क्रोमोसोम है ये लॉन्गिट्यूडनली पूरा डिवाइड होता है। पहले इसके क्रोमैटिड लंबाई में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं वर्टिकली। तो पहले जब क्रोमैटिड्स डिवाइड होंगे फिर लास्ट में होता यह है कि इसका जो सेंट्रोमियर है वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए फिगर में कि ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसकी 2 क्रोमैटिड्स हैं जो कि बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े हुआ है। अब ये क्रोमोसोम क्या होगा, लंबाई में 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस क्रोमोसोम का आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया, मतलब वर्टिकली ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया 2 लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल इक्वल पार्ट्स में लिखी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा इवेंट जो है मेटाफेज में होता है। सबसे पहली बात तो सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के इक्वेटर पे असेंबल हो जाते हैं। फिर इनका पहले इनकी क्रोमैटिड्स की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है और फिर एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसी मेटाफेज के दौरान यहाँ पर सेंट्रोसोम के जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, उस प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स जब इस सेंट्रोमियर से निकलते हैं सेंट्रोसोम के, तो ये सारे स्पिंडल फाइबर्स जाकर के जो जाते हैं ये जो इक्वेटर पर असेंबल हुए जो क्रोमोसोम्स है उसके सेंट्रोमियर से जाकर के ये स्पिंडल फाइबर जो है वो जाकर के उनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो सेंट्रोसोम के थ्रू बनाए गए, उनके सेंट्रियोल्स के थ्रू बनाए गए ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है उसको अपोजिट पोल से कनेक्ट करने का कार्य है। और इस तरीके से इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्पिंडल जैसी जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। स्पिंडल हर उस चीज को कहते हैं जो बीच में मोटी होती है और किनारे पर कंस्ट्रिक्टेड होती है, किनारे पर सक्रिय होती है। तो अब यहाँ पर एक सेंट्रियोल है, यहाँ पर अपोजिट पोल्स पर इस न्यूक्लियस के दो सेंट्रियोल्स हैं। इन दोनों सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और वो जा करके क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। इससे बीच में एक मोटा स्ट्रक्चर और किनारे जाकर के एक सकरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन, और इन फाइबर्स को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। तो एक स्पिंडल का, जिसको हिंदी में तंतु कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन मेटाफेज के दौरान होता है। तो मेटाफेज के दौरान जो होने वाले इवेंट है वो ये है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं जो शॉर्ट और थिक हो गए प्रोफेज के दौरान, वो सब इक्वेटर पे जाके असेंबल हो जाते हैं, और वो कुछ इस तरीके से असेंबल होते हैं कि उनके सेंट्रोमियर जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, और उनके जो सेंट्रोमियर्स हैं वो इस इक्वेटर यानी सेंटर पार्ट की तरफ जो है वो असेंबल होते हैं। फिर स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रोसोम की जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पर जाकर स्पिंडल फाइबर्स को निकालते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स निकल करके जाकर के उस इक्वेटर पर जो जमा हुए क्रोमोसोम्स है उनके सेंट्रोमियर से जाकर के जुड़ जाते हैं, और एक टर्को यानी एक स्पिंडल का यहाँ पर मेटाफेज के दौरान जो है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेटाफेज के दौरान केवल क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पे असेंबल होना और उसके बाद स्पिंडल का फॉर्मेशन होना, ये दो प्रमुख इवेंट्स हैं जो कि मेटाफेज के दौरान जो है वो होते हैं। अब मेटाफेज के बाद आती है ये एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 4 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, इन चारों क्रोमोसोम्स की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हर एक क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर याद रखिए, ये एक क्रोमोसोम अगर डिवाइड होगा तो इससे 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स बनेंगे, ये वाला क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो इससे 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स बनेंगे, इससे 2 बनेंगे तो इससे 2 बनेंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 नए सिस्टर क्रोमोसोम्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा हर एक क्रोमोसोम के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के थ्रू। और आपको ये पता है कि इन क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है वो अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं। तो एनाफेज के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीट स्प्लिटिंग हो जाती है, वर्टिकल स्प्लिटिंग हो जाती है, और एक जो क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हिसाब लगा लीजिए कि अगर पहले यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स थे और हर क्रोमोसोम के डिवीजन के बाद 2 नए क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, तो 2 से कितने बनेंगे, 4। यहाँ भी 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और चारों हाफ क्रोमोसोम जो अर्धगुणसूत्र हैं यानी सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, उनकी जो सेंट्रोमियर हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अपोजिट पोल्स से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब आगे क्या होता है, ये एनाफेज के दौरान ही पहले तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो इन दोनों से 4 क्रोमोसोम बनेंगे, इन दोनों से 4 क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसोम्स बनेंगे, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। और फिर ये इस स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू यानी स्पिंडल फाइबर्स में खिंचाव होगा। जैसे क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम के 2 बराबर हिस्से बन गए, तो स्पिंडल फाइबर्स इन दोनों बराबर हिस्सों को पकड़ के अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेगा। ये वाला हिस्सा क्रोमोसोम का इस तरफ जाने का प्रयास करेगा, ये वाला हिस्सा क्रोमोसोम का इस तरफ जाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो एक ही क्रोमोसोम के 2 बराबर हिस्से पहले तो बने और वो दोनों बराबर हिस्से अब अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। तो एनाफेज के दौरान यही होता है कि क्रोमोसोम्स की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है, और जो हाफ क्रोमोसोम्स बनते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स, वो U, V या L इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, इधर U और V और L का शेप बनाते हुए ये सारे सिस्टर क्रोमोसोम जो हैं वो न्यूक्लियस के अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद लास्ट सब स्टेज आ जाती है। लास्ट सब स्टेज में ये होता है जिसको आप लोग टेलोफेज बोलते हो, अंत्यावस्था बोलते हो।
इसके दौरान क्या होता है कि 4 हाफ क्रोमोसोम इस पोल की तरफ और 4 हाफ क्रोमोसोम्स इस पोल की तरफ, यानी अपोजिट पोल्स की तरफ 4-4 की संख्या में ये क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। वहां न्यूक्लियस, जो मदर न्यूक्लियस है, उसके अपोजिट पोल्स पर जब ये 4-4 नए क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं तो वहां पर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, डिसअपीयर हो गई थी, वो केंद्रिका, वो न्यूक्लियोलस फिर से बन जाती है और जो पेरेंट न्यूक्लियस था इस तरीके से वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में जो है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम लिए थे और इस पेरेंट न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद बनने वाली जो 2 नई न्यूक्लियस थी उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 4-4 ही है। क्रोमोसोम का नंबर इस मदर न्यूक्लियस और इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस में कोई फर्क हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जितना क्रोमोसोम नंबर वहां मदर न्यूक्लियस में था उतना ही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर इस दोनों ही डॉटर न्यूक्लियस में उतना ही क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है। इस वजह से माइटोटिक सेल डिवीजन होने के बाद जो दो नई डॉटर सेल्स आती हैं और उनके अंदर जो 2 नए डॉटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के न्यूक्लियस से भिन्न नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता। तो ये हमारा जो न्यूक्लियस है या कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अब ये होता है कि जब किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, इस मदर सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हो गए, न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो गई। तो अब ये क्या होता है, अब चलने वाली है साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस को हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी बोलते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पर इस मदर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, क्या अभी ये पूरी सेल डिवाइड हुई? जी नहीं। सेल का डिवीजन तो तब समझा जाएगा कि जब इस मदर सेल के 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, इस तरीके से ये वाला सेल अलग हो जाए, ये वाला सेल अलग हो जाए, तब ये जो सेल डिवीजन है, माइटोटिक सेल डिवीजन, वो पूरा हो पाएगा। तो अब इधर देखिए कि जो साइटोकाइनेसिस है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो 2 तरीके से होता है। एनिमल सेल में होता है ये बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो, और प्लांट सेल में ये साइटोकाइनेसिस होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ठीक है ना। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस को करवाने का दूसरा तरीका है और प्लांट सेल में इसको करवाने का तरीका दूसरा है। इन एनिमल सेल cytokinesis takes place by the formation of cell furrow, whereas in plant cell the cytokinesis takes place by the formation of cell plate। अब ये क्या है देखिए, होता ही है अगर हम लोग सेल फरो का फॉर्मेशन देखें जिसमें कि जो कि एनिमल सेल के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का प्रोसेस है, तो होता ही है कि अब इस मदर सेल के इक्वेटर पर इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट करती है, अंदर की तरफ धंसती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके धंसने से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनवेजिनेट होने से एक क्लेफ्ट, एक खांच का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम लोग फरो कहते हैं। ये बिल्कुल सेल के एकदम मिड पॉइंट पर, इसके इक्वेटर प्लेस पर ये सेल इनवेजिनेशन होता है, दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है, फरो का फॉर्मेशन होता है, खांच का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे ये सेल फरो और डीप होती जाती है और ऊपर और नीचे की सेल फरो जो है वो बिल्कुल मीडियली जा करके इस मदर सेल के एकदम इक्वेटर पर जा करके मिल जाती है, और यहीं से इस मदर सेल का साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से ये एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड एंड टफ सेल वॉल जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम और मैग्नीशियम टेक्टेट की बनी हुई है। तो अब यहाँ पर प्लांट सेल में क्या होगा, मान लीजिए अंदर साइटोकाइनेसिस हो गई, सेल फरो का फॉर्मेशन हो गया, उससे साइटोप्लाज्म के 2 डिवीजन हो गए, अंदर ही अंदर 2 नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो सेल वॉल है इसका डिवीजन आप कैसे करोगे, तो इसीलिए प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। इसमें होता क्या है कि गोल्गी अपरेटस जो है
वो मदर सेल के एकदम मिडिल पॉइंट पे, जिसको कि फ्रैगमोप्लास्ट कहा जाता है, मदर सेल के एकदम बीचों बीच उसके इक्वेटर प्लेस पर कुछ सब्सटेंसेस को जमा करता है। और ये सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? तो ये सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पेक्टिन सब्सटेंस हो गया, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट हो गया, कुछ फाइबर्स हो गए। इन सारे सब्सटेंसेस को गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस इस सेल के इक्वेटर पार्ट में एग्रीगेट करता है। जब इन सारे पार्ट्स का वहां पर एग्रीगेशन हो जाता है तो वहां पर एक बहुत थिक वॉल का जो है एक पार्टीशन वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी पार्टीशन वॉल को आप कहा करते हो सेल प्लेट। दिस पार्टीशन वॉल इज कॉल्ड सेल प्लेट। और इसी सेल प्लेट की जगह से ये सेल जो है दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। तो एनिमल सेल में सेल्फरों के फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होती है, और प्लांट सेल में ये होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट फॉर्मेशन, जिसमें कि गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो ये माइटोसिस के कुछ स्टेजेस और सब स्टेजेस थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।